Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. I welcome you all to lecture number 1 of Rectifier series. In this lecture, we are not only going to see rectifiers, but we will also be looking briefly into the block diagram of a power supply. Let's begin. Please note that this is the block diagram of a power supply. A power supply consists of a transformer. After the transformer comes a rectifier, followed by a filter. Filter is followed by a voltage regulator, and finally the output of the regulator is given to the load. Basically, we should know what is the basic purpose of a power supply. Please note that in our house, in AC outlets, the signal or the voltage level that we obtain in our AC outlets is of this value. For example, उसकी frequency जो होती है that is 50 hertz, or the voltage it has is 220 volt RMS, not the peak to peak voltage. This means that the voltage that we are getting from the AC supplies or the AC outlets of our houses is so high that we cannot give it to any electronic circuit, because electronic circuits work at low voltages. इन सिंपल वर्ड्स मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे घरों में जो एसी आउटलेट्स हैं उसके ऊपर जो सिग्नल आ रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, उसका वोल्टेज 220 वोल्ट आरएमएस होता है। ये 220 वोल्ट आरएमएस इतना ज़्यादा है कि ठीक है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के लिए तो ये ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कि 5 वोल्ट 2 वोल्ट 10 वोल्ट तक मैक्सिमम चल रही होती हैं उनके लिए ये वोल्टेज बहुत ज़्यादा है। देयरफॉर वी नीड टू कन्वर्ट दिस हायर 220 वोल्ट आरएमएस इनटू सम लोअर वोल्टेज। अच्छा, मज़ीद ये कि देखें स्टेप डाउन करने का काम तो ट्रांसफार्मर कर सकता है। वाई डू वी नीड रेक्टिफायर, फिल्टर, वोल्टेज रेगुलेटर बिफोर द एक्चुअल सर्किट विच इज़ एक्चुअली रिटन एज लोड ओवर हेयर। मतलब हमें ये इन तीनों की ज़रूरत क्यों है अपने लोड को या अपने सर्किट को देने से पहले। तो देखें, ट्रांसफार्मर अगर आपके सिग्नल को स्टेप डाउन करता है वो एसी सिग्नल को एसी सिग्नल ही रहने देता है, वो एसी को डीसी में नहीं कन्वर्ट करता। जबकि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी वो किसी कांस्टेंट वोल्टेज पे, डीसी वोल्टेज पे चल रही होगी, 5 वोल्ट पे चल रही होगी, 2 वोल्ट पे चल रही होगी, 10 वोल्ट पे चल रही होगी, वो वेरिंग वोल्टेज पे नहीं चल रही होगी जैसा कि एसी हमारे घरों में आ रहा है। ठीक है, तो पावर सप्लाई का काम क्या है? पावर सप्लाई का काम यह है कि ना सिर्फ उस एसी वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा बल्कि उसको एक डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा ताकि हम उसको अपने जो भी हमारा इक्विपमेंट है उसके लिए यूज़ कर सकें। यही चीज़ बेसिकली यहाँ पे पावर सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर एक तरह से लिखी हुई है। ओके, सो नाउ वी विल सी व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ट्रांसफार्मर। Please note that the purpose of transformer in a power supply is to step down the AC voltage. देखिए, आपको पता है कि आपके घरों में जो AC वोल्टेज आ रहा है प्लग्स के अंदर या बेसिकली AC आउटलेट के ऊपर, उसकी वैल्यू 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट RMS है। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या होगा कि आपका जो लोड या जो एक्चुअल सर्किट लगा हुआ है उस तक जो वोल्टेज पहुंचना है वो बेसिकली स्मॉलर वोल्टेज पहुंचना है, 5 वोल्ट का, 10 वोल्ट का, 2 वोल्ट का पहुंचना है। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या होगा कि वो उस लार्ज एसी वोल्टेज को स्टेप डाउन करा के किसी लोअर वोल्टेज के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर रहा होगा। आगे के जो सर्किट्स होंगे यकीनन उनका काम ये होगा कि उस एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करें। एट द सेम टाइम ट्रांसफार्मर का ये भी काम होगा कि वो एक इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। आपको पता है इस साइड के ऊपर इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा ट्रांसफार्मर के, क्योंकि ट्रांसफार्मर को किसी प्लग के साथ आप किसी एसी आउटलेट से कनेक्ट करेंगे, और इस साइड पे आपका बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। तो कहने का मकसद है कि ट्रांसफार्मर एक तरह से आइसोलेशन का काम
परफॉर्म कर रहा है बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एंड द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। और इससे क्या होता है, दिस मिनिमाइजेस द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक टू द यूज़र। इसकी वजह से, इस आइसोलेशन की वजह से, अगर कोई एंड यूज़र है जो कि आपको इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा है, लोड बेसिकली क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट जो आप कनेक्ट कर रहे हैं, दैट कैन बी योर मोबाइल फ़ोन, दैट कैन बी योर टीवी एट्सेट्रा। ठीक है, तो यूजर को इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा कैसे कम हो रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर इन द मिडल और इन द स्टार्ट ऑफ द पावर सप्लाई। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर रेक्टिफायर्स। देखिए, रेक्टिफायर को अब तक हमने देखा था कि रेक्टिफायर जो होते हैं उसको जो इनपुट देते हैं वो आप इस तरह का देते हैं, और रेक्टिफायर से जो आउटपुट मिलता है वो बेसिकली हमें कुछ इस तरह का मिलता है। तो हमें ये पता चल सकता है बहुत क्लियरली कि रेक्टिफायर जो है वो हमें डीसी आउटपुट तो प्रोवाइड नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि रेक्टिफायर जो है वो हमें बेसिकली एसी से डीसी में कन्वर्जन नहीं दे रहा, बल्कि इस तरह का जो आउटपुट है जिसमें कुछ पल्सेस नज़र आ रही हैं, हम इसको कह सकते हैं कि ये यूनिपोलर सिग्नल है या ये पल्सेटिंग डीसी सिग्नल कहलाता है। यानी कि इट इज़ नॉट डीसी, इट इज़ पल्सेटिंग डीसी, इट डज हैव सम पल्सेस। ठीक है, तो रेक्टिफायर का काम क्या है, ये बेसिकली रेक्टिफायर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी पावर सप्लाई का। इसका काम नहीं है कि ये एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करे, बल्कि एसी को पल्सेटिंग या यूनिपोलर सिग्नल में कन्वर्ट करता है। आप देख सकते हैं कि या तो यहाँ पे पोलैरिटी सिग्नल की ज़ीरो और पॉजिटिव हो गई है। ठीक है, सिग्नल की पोलैरिटी ज़ीरो और पॉजिटिव है। इसी तरह से ऐसा भी हो सकता था कि अगर आप नेगेटिव में सिग्नल को कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि नेगेटिव डीसी बनाना चाहते हैं, -2, -3, -4 बनाना चाह रहे होते हैं आउटपुट के ऊपर, तो रेक्टिफायर जो है वो इसको बेसिकली नेगेटिव यूनिपोलर सिग्नल में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो कहने का मकसद है कि रेक्टिफायर का काम क्या है, एसी से डीसी में कन्वर्ट नहीं कर रहा, एसी से सिर्फ पल्सेटिंग डीसी में या एक पोलैरिटी के सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है वो अभी हम डिटेल में सबको देखेंगे, क्योंकि हम सबके ऑपरेशंस अभी जो है वो 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी करेंगे। वी हैव बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स, एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है। फुल वेव रेक्टिफायर्स को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में और ब्रिज रेक्टिफायर में। वी विल बी स्टडिंग द डिटेल्स ऑफ ऑल दीज रेक्टिफायर्स इन डिटेल इन upcoming slides. So now we are going to study about the third component of the power supply, which is actually the filter. और जैसे कि आपने देखा है कि रेक्टिफायर का आउटपुट कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, और फिल्टर का जो आउटपुट होता है उसके अंदर कुछ जिग-जैग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाकर दिखाया है। ठीक है, तो रेक्टिफायर के आउटपुट को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जो अगला स्टेप हम परफॉर्म करते हैं वो होता है बेसिकली फिल्टरेशन, जो कि सिग्नल को मज़ीद स्मूथ आउट करने के लिए उसमें कुछ ऐसे जिग जैग पैटर्न्स क्रिएट कर देता है। क्योंकि आपने देखा है ना कि जो रेक्टिफायर का आउटपुट है वो किस तरह का, वो इस तरह का फुल पीक्स ले रहा है, वो फुल पीक्स ले रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लेकिन उसको मज़ीद स्मूथ आउट कौन कर रहा है, फिल्टर कर रहा है। फिल्टर से गुजरने के बाद आपकी वेव थोड़ी सी इस तरह की जिग जैग टाइप की बन जाती है। तो फिल्टर के आउटपुट के अंदर जो इस तरह की वेरिएशंस नज़र आ रही हैं जिग जैग की, इन वेरिएशंस को कहते हैं रिपल्स। फिल्टर का ऑपरेशन भी अभी हम डिटेल में जब स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो है किस तरह काम करता है और ये रिपल्स जो है वो क्यों बन रही हैं और इसको कम या ज़्यादा कैसे किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पावर सप्लाई के अंदर वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर का काम क्या है कि देखिए, फिल्टर का आउटपुट भी मैंने यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में बनाया है कि हमें बेसिकली थोड़ा सा इस टाइप का जिगजैग सा स्ट्रक्चर मिल रहा है, जबकि हमें चाहिए क्या, कांस्टेंट डीसी। तो कांस्टेंट डीसी के लिए व्हाट वी डू, वी प्लेस अ वोल्टेज रेगुलेटर आफ्टर द फिल्टर। इस वोल्टेज रेगुलेटर की खासियत ये है कि इसके जो इनपुट के ऊपर वोल्टेज में वेरिएशन कुछ भी आती रहे, इसका काम यह है कि ये आउटपुट के वोल्टेज को मोर और लेस बिल्कुल कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा। जैसे कि मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि इसकी इनपुट एक जिगजैग टाइप की वेव है, लेकिन आउटपुट पे इसने क्या दिया, बिल्कुल एक कांस्टेंट वेव दे रहा है। हल्के से मतलब वो नज़र आ रहे हैं, डिसबैलेंस सा नज़र आ रहा है,
हल्की सी वेरिएशन है, अदरवाइज मोर और लेस द आउटपुट सीम्स स्ट्रेट। तो वोल्टेज रेगुलेटर का काम क्या है कि इसके इनपुट के ऊपर कितना भी वोल्टेज दे रहे हों और लोड इससे किसी भी वक्त में कितना भी करंट ड्रॉ कर रहा हो, ले रहा हो, वोल्टेज रेगुलेटर वोल्टेज को हमेशा कांस्टेंट रखता है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि लोड ने कितना भी करंट ड्रॉ किया या इनपुट से कितना भी वोल्टेज में वेरिएशन आई, वोल्टेज रेगुलेटर का आउटपुट वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहेगा, जैसे कि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। सो दिस कंप्लीट्स द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ पावर सप्लाई। इसकी स्पेसिफिक रेटिंग्स रेक्टिफायर की क्या होनी चाहिए, कौन सा फिल्टर होना चाहिए, वोल्टेज रेगुलेटर होना चाहिए, दैट यू कैन सेलेक्ट योर ओन सेल्फ बाय गूगलिंग द इंटरनेट। ठीक है, now we are going to study the operation of half wave rectifier. Please observe that a half wave rectifier consists of an input transformer, एक इनपुट का ट्रांसफार्मर होना चाहिए, मैं बताती हूँ ये क्यों है, then a diode and a resistor connected in series. इसी तरह I have made another circuit in which I have shown an AC supply, a diode and a resistor connected in series. तो और भी मैंने लिखा है, ये और का मतलब बेसिकली ये है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का जो एक्चुअल सर्किट है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज कनेक्शन ऑफ अ डायोड एंड रेक्टिफायर इन दिस वे कि पहले डायोड हो, रेजिस्टर हो, डायोड हो या रेजिस्टर हो. The third thing that we need for a rectifier is any signal source that can provide us a sine wave or a sinusoidal source, जो कि ऐसा सिग्नल हमें कोई भी सोर्स दे सके. वो मैं दो तरह से प्रोवाइड कर सकती हूँ, या तो मैं फंक्शन जनरेटर यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ. फंक्शन जनरेटर मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लैब्स के अंदर कि इज एनी डिवाइस इज अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू जनरेट साइनसॉइडल वेव फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स. तो मैं इस सर्किट को यहाँ पर अगर साइन वेव प्रोवाइड करना चाहूँ तो या तो मैं यहाँ फंक्शन जनरेटर कनेक्ट कर दूँ और उससे अपनी पसंद की वेव दे दूँ कि कितनी फ्रीक्वेंसी की हो, कितने वोल्टेज की हो. अदर थिंग आई कैन डू इज कि मैं एक छोटा सा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर उठा लूँ और उस स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर को यूज़ करने के बाद वो क्या कर रहा होगा कि वो यहाँ से प्राइमरी, उसका जो प्लग होगा वो कहाँ कनेक्टेड होगा, उसका जो प्लग होगा वो आपकी वॉल्स में जो एसी आउटलेट के टर्मिनल्स दिए हुए हैं वो वहाँ पे कनेक्ट होगा ना ट्रांसफार्मर की वायर, यानी कि वो हमारे वायर वॉल सॉकेट से इनपुट ले रहा होगा और उसको स्टेप डाउन करने के बाद हमारे सर्किट को प्रोवाइड कर रहा होगा. 1:0.3 का टर्न रेशियो यहाँ बड़ा क्लियरली बता रहा है कि ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा. अगर यहाँ से सपोज करें 10 वोल्ट आता, ठीक है, प्राइमरी से, तो सेकेंडरी का वोल्टेज कितना होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.3. अगर यहाँ से 8 वोल्ट आ रहा होता तो सेकेंडरी का वोल्टेज कितना होता, 8 इंटू 0.3. तो कहने का मकसद है कि ये काम कि मुझे इस हाफ वेव रेक्टिफायर के सर्किट को एक AC सिग्नल प्रोवाइड करना है, आई कैन डू विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसफार्मर विच इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और विद अ फंक्शन जनरेटर. किसी से भी कर लूँ, इट इज एक्चुअली द सेम थिंग. फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं ट्रांसफार्मर की मदद से नहीं, फिलहाल आपको एक AC सोर्स की मदद से समझा रही हूँ टू कीप द थिंग्स मोर एंड मोर सिंपलर. सो नाउ आई अज्यूम कि एक AC सोर्स है, वो इस तरह की साइन वेव जो है वो जनरेट कर रही है. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू उस AC सोर्स की +5 वोल्ट है, मिनिमम वैल्यू उस AC सोर्स की -5 वोल्ट है, यानी कि जो साइन वेव यहाँ से जनरेट होके आ रही है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू +5, मिनिमम वैल्यू -5 है. तो इसका मतलब है कि उस वेव के अंदर 0, 1, 2, 3, 4 वोल्ट, फिर 5 वोल्ट एग्जिस्ट करता होगा यकीनन. फिर उसके अंदर वोल्टेज 5, 4, 3, 2, 1, 0 जाता होगा, फिर -1 जाता होगा, -2, -3, -4, -5 जाता होगा, फिर -4, -2, -3, -4, वो -1 0 होता होगा, एंड सो ऑन. दिस साइकिल इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन. ये सप्लाई जो है वो मुस्तकिल प्रोवाइड कर रही है. अब हम देखते हैं कि हमें इसका आउटपुट कैसा बनाना है, ये इसका आउटपुट कैसा आएगा और क्यों आएगा बेसिकली. अच्छा, एक बात और ऑब्जर्व करने की है, वो ये कि V0 जो आउटपुट लिखा हुआ है वो अक्रॉस द रेजिस्टर लिखा हुआ है, यानी रेजिस्टर के पैरेलल में. देखिए ना, जो रेजिस्टर के टर्मिनल्स हैं यहीं से तो वायर्स निकाल दी गई हैं और इसको V0 कह रहे हैं.
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो भी वोल्टेज रेजिस्टर का वोल्टेज होगा वही मेरा आउटपुट वोल्टेज है। मैं रेजिस्टर पर पहुंचने वाले वोल्टेज को अपना आउटपुट वोल्टेज कह रही हूँ। तो अगर मैं इस सर्किट को स्टडी करते वक्त रेजिस्टर के वोल्टेजेस को नोट कर लूँ तो वही मेरा आउटपुट वोल्टेज होगा और वही मुझे बेसिकली यहाँ पे प्लॉट करना होगा। सो लेट अस डू इट स्टेप बाय स्टेप। अब देखें कि यहाँ पर जो डायोड लगा हुआ है, सप्लाई से जो वोल्टेजेस आ रहे हैं, समटाइम्स दीज आर पॉजिटिव वोल्टेजेस, समटाइम्स दीज आर नेगेटिव वोल्टेजेस। तो डेफिनेटली यहाँ पर लगा हुआ डायोड कुछ इनपुट वोल्टेजेस के लिए ऑन रहेगा और कुछ इनपुट वोल्टेजेस के लिए ये ऑफ रहेगा। अगर ये ऑफ रहेगा तो आई कैन रिप्लेस इट विद एन ओपन सर्किट। इसके लिए किसी मॉडल की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहूँ आइडियल है, प्रैक्टिकल है, बैटरी प्लस रेजिस्टर है। वी डोंट नीड एनी मॉडल। अगर मुझे यहाँ से आने वाले इनपुट वोल्टेजेस नेगेटिव नज़र आते हैं तो मैं बड़े आराम से कह सकती हूँ कि ये डायोड ऑफ होगा एंड आई कैन रिप्लेस इट विथ एन ओपन सर्किट। अगर ये डायोड यहाँ पे ऑन होता है तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उसको आइडियल डायोड के मॉडल से सॉल्व कर लूँ, मैं उसको प्रैक्टिकल डायोड कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप के मॉडल से सॉल्व कर लूँ। मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि मैं उसको बैटरी प्लस रेजिस्टर के मॉडल से सॉल्व करूँ। दैट्स माय चॉइस। सिंस आई एम टीचिंग दिस टॉपिक फ्रॉम द बुक सेड्रा एंड स्मिथ, उस बुक में उन्होंने डायोड की जगह यहाँ पर बैटरी प्लस रेजिस्टर मॉडल यूज़ किया था। सो मैं भी यहाँ पर बैटरी प्लस रेजिस्टर मॉडल यूज़ करूँगी। अगर मुझे डायोड ऑन नज़र आएगा तो मैं डायोड की जगह पे एक बैटरी और एक रेजिस्टर से डायोड को रिप्लेस करूंगी, जैसे बैटरी प्लस रेजिस्टर मॉडल में करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज फॉर विच वोल्टेजेस द डायोड विल टर्न ऑन। किन वोल्टेजेस के लिए डायोड ऑन होगा? इसके लिए हम थोड़ा सा ये जो इनपुट वेव है एक ग्राफ देखते हैं। मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं चूंकि बैटरी प्लस रेजिस्टर मॉडल यूज कर रही हूँ, बैटरी प्लस रेजिस्टर मॉडल के अंदर एक टर्म होती है VD नॉट और एक टर्म होती है RD। ये आपको पता होना चाहिए क्या। VD नॉट बेसिक डायोड का वोल्टेज है, इसकी वैल्यू आमतौर पे 0.7 या 0.65 के करीब होती है। जब तक कि सप्लाई वोल्टेज 0.6 से कम रहेगा या 0.65 VD नॉट की वैल्यू से कम रहेगा, ये डायोड ऑन नहीं हो सकेगा। हाँ, VD नॉट और उससे बड़ी वैल्यू के ऊपर ये डायोड जाकर ऑन हो जाएगा, कंडक्शन में आ जाएगा। तो मुझे ये बात पता चली कि जब तक के सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू VD नॉट या VD नॉट से बड़ी ना हो जाए ये डायोड ऑफ रहेगा। मज़ीद ये कि ये डायोड नेगेटिव वोल्टेजेस के ऊपर भी ऑफ रहेगा। इसके लिए हम थोड़ा सा वेव फॉर्म को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। Here I have redrawn the input supply voltage। मैंने ज़रा इसको यहाँ पे रीड्रॉ कर लिया। मुझे बेसिकली पता था कि मैं बेसिकली आई एम गोइंग टू यूज़ द बैटरी प्लस रेजिस्टर मॉडल, और बैटरी प्लस रेजिस्टर मॉडल ये कहता है कि जब तक कि वोल्टेज जो है वो VD नॉट से कम रहेगा डायोड ऑन नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, VD नॉट की वैल्यू कितनी होती है? VD नॉट की वैल्यू 0.6 0.7 वोल्ट के करीब होती है। ये मेरा मैक्सिमम वोल्टेज कितना है? ये मैक्सिमम वोल्टेज मेरा +5 वोल्ट है, मिनिमम वोल्टेज मेरा -5 वोल्टेज है। तो VD नॉट कहाँ आएगा? तकरीबन 1 वोल्ट से भी पहले आ रहा होगा ना, 0.6 है। मैंने अंदाजे से देखिए ये लाइन 0 से लेके 5 तक जा रही है। ये लाइन, ये 0 पॉइंट है, ये 5 वोल्ट का पॉइंट है, दिस इज 5 वोल्ट। मैंने अंदाजे से 0.6 वोल्ट के करीब एक लाइन बना दी यूं करके। ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है VD नॉट की वैल्यू को, ठीक है। अब होगा क्या, देखिए ब्लू पोर्शन को देखिए, इस रेड लाइन के ऊपर ब्लू लाइन का जो हिस्सा एग्जिस्ट करता है ये वो वोल्टेजेस हैं जिनकी वैल्यू रेड लाइन की वैल्यू से ज़्यादा है। और इस रेड लाइन के नीचे, ये वाले पोर्शन की बात हो रही है, इस रेड लाइन के नीचे वेव फॉर्म का जो भी हिस्सा है वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ वैल्यू सप्लाई वोल्टेज की VD नॉट से कम है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ देखूँ सिर्फ ओनली इन दिस पीक, ये जो जिस हिस्से को मैं पॉइंट कर रही हूँ ये सब कुछ VD नॉट की लाइन के ऊपर आ रहा है। इसका मतलब है ये वैल्यूज ऑफ वोल्टेजेस VD नॉट से बड़े हैं।
अब देखे मैं किस हिस्से को पॉइंट कर रही हूँ, अब मैं इस पोर्शन को पॉइंट कर रही हूँ सप्लाई वोल्टेज के। ये सप्लाई वोल्टेज का पोर्शन वीडी नॉट की लाइन के नीचे बना हुआ है। ये इंडिकेट कर रहा है कि इन वोल्टेजेस की वैल्यू वीडी नॉट से कम है। तो क्या अब मैं इन दोनों पोर्शंस को कंपेयर करके बता सकती हूँ कि इनमें से कौन सा पोर्शन ऐसा होगा जिस पे डायोड ऑन है और कौन सा पोर्शन ऐसा होगा जिस पे डायोड ऑफ है? यस, मुझे क्लियर नजर आ रहा है कि ये जो पोर्शन है, ये जिस पे के वोल्टेज वीडी नॉट से बड़ा है, इन पोर्शंस के ऊपर या इन वोल्टेजेस के ऊपर डायोड जो है वो ऑन रहेगा, जबकि इन वोल्टेजेस के ऊपर, क्योंकि ये वीडी नॉट से कम है, डायोड ऑफ रहेगा। तो मैंने क्या किया कि जहां जहां ये वीडी नॉट की लाइन कट कर रही थी हमारे इनपुट वेवफॉर्म को, मैंने वहां पे से डॉटेड लाइंस बना ली। ऐसे मैंने इसको अगले स्टेप में दिखाया है। आप तो ज़ाहिर सिर्फ एक ही ग्राफ बनाएंगे, आप बेसिकली एक फाइनल ग्राफ ये वाला ग्राफ बनाएंगे। अभी मैं इस ग्राफ के ऊपर एक्सप्लेनेशन पर नहीं आ रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ तक एक्सप्लेन करूँगी, फिर हम बाकी बाद में एक्सप्लेन करेंगे। मैंने क्या किया, जहां जहां वीडी नॉट की लाइन ने कट किया मेरी साइन वेव को, मैंने वहां से डॉटेड लाइन गिरा दी नीचे। यहाँ वीडी नॉट की लाइन ने वेव को कट किया, यहाँ से एक डॉटेड लाइन नीचे गिरा दी। वीडी नॉट की लाइन ने यहाँ मेरी साइन वेव को कट किया, यहाँ से एक लाइन नीचे आ गई, एंड सो ऑन। मैं आगे तक वेव के लिए ये सारा काम करते चली गई। अभी अब रुक जाए। अब मुझे ये पता है कि ये जो पोर्शन है, ये वाला बीच का, यहाँ पे इस पोर्शन के अंदर डायोड ऑन है। ये जो पोर्शन नजर आ रहा है इन डॉटेड लाइन, इन दो डॉटेड लाइन के बीच में, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में डायोड ऑफ है। फिर ये जो पोर्शन आ रहा है, इस पोर्शन में डायोड जो है वो ऑन है। फिर अगला जो पोर्शन आ रहा है, इस पोर्शन में डायोड ऑफ है। फिर डायोड इस पोर्शन में ऑन है, इस पोर्शन में डायोड ऑफ। इस पोर्शन में क्या होगा जरा देखें, इस पोर्शन में क्या होगा, इस पोर्शन में भी डायोड ऑफ है, क्योंकि सप्लाई की वैल्यू जो है वो वीडी नॉट से कम है। तो मैंने बेसिकली वो रीजन्स आइडेंटिफाई कर लिए, ये ऑफ, ये ऑफ, ये ऑफ, ये ऑफ। मैंने वो रीजन्स आइडेंटिफाई कर लिए जहां जहां पर डायोड ऑफ है। अब मैं सर्किट को देखकर पता लगाऊंगी कि अगर डायोड ऑफ होता है तो वो क्या आउटपुट देता है। जो आउटपुट वो देता होगा मैं उसको उस ऑफ वाले पोर्शन में बना दूंगी। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मैं देखूंगी सर्किट को जाके चेक करूंगी कि अगर डायोड ऑफ हो रहा है तो आउटपुट क्या आ रहा है। जो भी आउटपुट आ रहा होगा वो ऑफ वाले पोर्शन पे लाके मैं बना दूंगी। ठीक है, वो कैसे बनाऊंगी अभी हम वहां तक पहुंचते हैं। लेट अस सी द सर्किट के ऑफ पे आउटपुट आएगा क्या। अब आप ज़रा इस सर्किट को देखें और ये कंडीशन को देखें। मैंने लिखा है कि जब सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू वीडी नॉट से कम होगी तो डायोड जो है वो ऑफ होगा। ठीक है, मैंने कहा जब सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू वीडी नॉट से कम होगी तो डायोड ऑफ होगा। मैंने डायोड को ऑफ दिखा दिया। ये केस 1 है। ठीक है, कि जब मैं देख रही हूँ कि सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू वीडी नॉट से कम है, ये हम केस 1 देख रहे हैं कि सप्लाई वोल्टेज जब वीडी नॉट से कम है तो डायोड ऑफ होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और यकीनन अब सर्किट का जो करंट होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। तो इसीलिए मैंने आईडी करंट की वैल्यू को 0 लिख दिया। रेजिस्टर का वोल्टेज मुझे फाइंड करना है। रेजिस्टर के वोल्टेज के लिए ये इक्वेशन बिल्कुल वैलिड है कि वी नॉट इक्वल टू आई डी इंटू आर इक्वल टू आई आर इक्वेशन होती है। चूंकि यहाँ पे सर्किट ओपन है, आईडी की वैल्यू 0 है, तो वी की भी वैल्यू आउटपुट वोल्टेज की 0 आ जाएगी। मुझे एक बात पता चली यहाँ से, वो क्या, मुझे ये पता चला कि अगर सप्लाई वोल्टेज जहाँ जहाँ पे सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू वीडी नॉट से कम होगी, डायोड ओपन सर्किट होगा, करंट 0 होगा और आउटपुट वोल्टेज भी 0 होगा। तो जब भी डायोड ऑफ होगा मुझे आउटपुट वोल्टेज पे क्या बनाना है, मुझे आउटपुट वोल्टेज पे 0 बनाना है। यही चीज़ अब मैं ग्राफ में दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ 0 बनाया हुआ है। नाउ लेट अस सी दिस ग्राफ। मैं इस पोर्शन की बात कर रही हूँ जहाँ पे डायोड ऑफ है। देखें ये डायोड ऑफ है। ये वाला पोर्शन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जो जो वीडी नॉट की लाइन से नीचे है यहाँ पे डायोड ऑफ है। तो जितनी देर तक
ऑफ वाला पोर्शन आएगा, मैंने उसका आउटपुट क्या बनाया हुआ है, ये देखें मैंने 0 वोल्ट आउटपुट बनाया हुआ है। जब तक वेव का ये हिस्सा आता रहा जो कि वीडी नॉट की लाइन से कम है, इसका मतलब है इन वोल्टेजेस पे डायोड ऑफ है, सिर्फ इसी हिस्से में मैंने डायोड को ऑफ का 0 आउटपुट दिखाया। फिर इस पोर्शन में डायोड ऑन है, मैं भी इसका आउटपुट ये कैसे आ रहा है इसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ। इस वाले पोर्शन को देखें, जब भी वीडी नॉट से वेव कम होगी ये ऑफ पोर्शन को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे आपका 0 मैंने बना दिया, यहाँ पे भी मैंने आपका 0 बना दिया। अब हमें देखना है कि डायोड जब भी ऑन हो रहा है हम उसकी जगह ये वाली वेव का पल्स क्यों दिखा रहे हैं। लेट अस सी दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बेसिकली रेक्टिफायर के उस पोर्शन को देखेंगे जहां पर सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू है वीडी नॉट के। यकीनन जब ये सिनेरियो होगा तो डायोड ऑन होगा और उसको किसी भी फॉरवर्ड बायस मॉडल से हम रिप्लेस कर सकते हैं, आइडियल से, कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप से या बैटरी प्लस रेजिस्टर। मैंने बताया था कि चूंकि डायोड ऑन है और मैं सेड्रो को फॉलो कर रही हूँ तो मैंने डायोड की जगह बैटरी प्लस रेजिस्टर मॉडल बनाया है। प्लीज़ रिमेंबर एंड के जो है वो रिकॉल के डायोड का जो बैटरी प्लस रेजिस्टर मॉडल होता है उसमें ये जो डायोड लगाते हैं ये एज अ पिक्चर होता है, केवीएल लगाते वक्त हम इसे इंक्लूड नहीं करते। केवीएल हम सिर्फ इस वीडी नॉट और ये आरडी के ऊपर लगा रहे होते हैं। चूंकि अब ये हमारे पास सर्किट अवेलेबल है, मैं और इसमें करंट भी फ्लो कर रहा है क्योंकि डायोड ऑन है, तो मैं इसमें इस डायरेक्शन में एक केवीएल इक्वेशन लगा सकती हूँ, माइनस ऑफ वी एस प्लस ऑफ वी डी नॉट प्लस आई डी इंटू आर डी प्लस आई डी इंटू आर इज इक्वल टू 0। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अगर किसी ने केवल इस तरह से लगाया है कि वी एस में से वी डी नॉट का ड्रॉप निकाल दिया, आई डी आर डी का ड्रॉप निकाला, आई डी इंटू आर का ड्रॉप निकाला, इज इक्वल टू 0 लिखा, वो भी बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, बहरहाल मैंने इन द नेक्स्ट स्टेप आई डी को मैंने बेसिकली कॉमन ले लिया, आर डी और आर जो है वो कॉमन में से आ गए, इसमें से निकल गए, और वी एस माइनस वी डी नॉट इज इक्वल टू के उस साइड के ऊपर आपको ये नज़र आ रहा है। अच्छा, तो आई डी की वैल्यू आपके पास आ गई वी एस माइनस वी डी नॉट ओवर आर डी प्लस आर। अब एक चीज़ देखें कि ये जो रेजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है सर्किट के अंदर जिसकी वैल्यू आर है, इसकी वैल्यू आमतौर पर 2 किलो ओम, 3 किलो ओम, समटाइम्स इट इज़ एज हाई एज 5 किलो ओम्स, इतनी ज़्यादा होती है, 5000 के करीब इसकी वैल्यू होती है। जबकि ये जो रेजिस्टर आर डी है, जो डायोड की रेजिस्टेंस है, ये कितनी होती है, ये 20 ओम्स, 25 ओम्स, इससे ज़्यादा नहीं होती, चलो 30 ओम हो जाएगी। तो अगर इसकी वैल्यू 30 ओम है, इसकी वैल्यू 5000 है, 30 और 5000 को 30 में 5000 में मैं 30 को ऐड करूँ ना करूँ, 5000 को क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो 5030 एंड 5000 आर अप्रॉक्सीमेटली सेम। मेरी बात को दोबारा से समझे, ये 30 है, ये 5000 है, 5000 में 30 ऐड करूँ क्या बनेगा, 5030। 5000 और 5030 आर अप्रॉक्सीमेटली सेम, तो मैं इतनी छोटी वैल्यू को 5000 में ऐड करूँ ना करूँ, 5000 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही चीज़ मैंने लिखा कि आर की वैल्यू जो कि 5000 के करीब है, इतनी ज़्यादा है कि आरडी से कि मैं आरडी को निगलेक्ट कर सकती हूँ। 5000 में आरडी ऐड करूँ ना करूँ डजंट मेक एनी डिफरेंस टू 5000, इसीलिए मैंने इस आरडी को निगलेक्ट करके सिर्फ इस आर को ले लिया। अब मेरे पास अगर मैंने वी नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर मैंने वी नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है, वी नॉट किसके बराबर होता है, आई डी इंटू आर के बराबर होता है। आई डी की ये वैल्यू मैंने पुट की, वी एस माइनस वी डी नॉट ओवर आर, ये वाला आर इस इक्वेशन का, इस आर से ये आर कैंसिल, मेरे पास वी नॉट की एक्सप्रेशन आ गई वी एस माइनस वी डी नॉट। ये इक्वेशन मुझे क्या बताई है, ये इक्वेशन मुझे बहुत क्लियर ये बता रही है कि जब कभी भी डायोड ऑन होगा तो सप्लाई वोल्टेज में से वीडी नॉट वोल्टेज सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो मेरा आउटपुट होगा। प्लीज़ स्टडी दिस इक्वेशन केयरफुली। सप्लाई वोल्टेज में से वीडी नॉट वोल्टेज जो भी इसकी वैल्यू है 0.65 0.7 वो सब्ट्रैक्ट कर लें और जो भी आंसर आ रहा है वो मेरा वी नॉट है। यही चीज़ अब हमें प्लॉट करके देखनी है आगे। नाउ लेट अस अगेन कंटिन्यू विद दिस ग्राफ। अब आप ये देखें कि वी हैव टू प्लॉट द आउटपुट ओनली फॉर दिस पोर्शन ऑफ द वेव, ठीक है, क्योंकि ओनली इन दिस पोर्शन द डायोड वाज ऑफ।
अब आप सिर्फ इसको देखें। सबसे पहले मैं अगर कहूँ कि मेरी जो एक्सप्रेशन है वोल्टेज की वो ये है, सप्लाई वोल्टेज माइनस वी डी नॉट। सप्लाई वोल्टेज में से वी डी नॉट सब्ट्रैक्ट होना है, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज में से जब वी डी नॉट सब्ट्रैक्ट होगा, अगर सप्लाई वोल्टेज मैं इसी पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना है जी, इस पॉइंट पे वोल्टेज है वी डी नॉट। प्लीज लुक अगेन केयरफुली कि इस पॉइंट के ऊपर वी डी नॉट और सप्लाई वोल्टेज एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू इस पॉइंट पे वी डी नॉट के बराबर है। तो अगर मैं कहूँ जिस वक्त सप्लाई वोल्टेज का वोल्टेज वी डी नॉट के बराबर है, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वी एस माइनस वी डी नॉट, और मैं कह रही सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू भी वी डी नॉट है, वी डी नॉट माइनस वी डी नॉट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और आउटपुट पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो यानी इस पॉइंट के ऊपर आउटपुट क्या आ गया, 0 वोल्ट आ गया। जहाँ जहाँ वी डी नॉट है सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू, आउटपुट क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू वी डी नॉट है, आउटपुट क्या आ गया, 0 आ गया। वी डी नॉट आउटपुट 0। बाकी रिमेनिंग में क्या होगा, अब देखें ये तमाम वोल्टेजेस हैं जिनके अंदर से वी डी नॉट सब्ट्रैक्ट होना है और आउटपुट पे प्लॉट होना है। तो अगर 1 में से वी डी नॉट सब्ट्रैक्ट हुआ, 2 में से वी डी नॉट सब्ट्रैक्ट हुआ, 3 में से वी डी नॉट, 4 में से, 5 में से, इन तमाम वोल्टेजेस में से एक वोल्टेज सब्ट्रैक्ट हो रहा है जो कि है वी डी नॉट, यानी एक फिक्स वोल्टेज सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो आउटपुट की वेव कैसी बनेगी, आउटपुट की वेव का शेप बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे इनपुट की वेव का शेप है। डिफरेंस ये होगा कि जो आउटपुट की वेव है वो इनपुट की वेव से थोड़ी सी कम होगी। कितनी कम होगी, वी डी नॉट वोल्टेज कम होगी। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिख कर भी दिखा दी है कि अगर इसका जो पीक वोल्टेज है वो 5 वोल्ट था, तो इस वाली का पीक वोल्टेज कितना होगा, 5 माइनस वी डी नॉट होगा, ठीक है। तो अब आपके पास ये नज़र आ रहा है कि जहाँ जहाँ जिस पोर्शन में डायोड ऑन हो रहा है, जो सप्लाई वोल्टेज की वेव है उसी शेप की आउटपुट वोल्टेज की वेव बन रही है, लेकिन थोड़ी स्मॉलर साइज में बन रही है। क्यों, क्योंकि हर वोल्टेज में से वी डी नॉट सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो उसी लिहाज से जो इसकी हाईएस्ट पीक थी इनपुट वेव की, जो कि 5 थी, आउटपुट की हाईएस्ट पीक क्या है, 5 माइनस वी डी नॉट, और शेप जो है वो बिल्कुल वैसे ही का वैसा बना। तो दिस गिव्स अस द आउटपुट ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हमें ये देखना है कि वेदर दिस इज अ गुड आउटपुट और अ बैड आउटपुट, इसको अभी हम देखते हैं। अच्छा, आफ्टर स्टडिंग द input and output waveforms of the half wave rectifier, we are now coming back again to them because we want to study the time period and actually the frequency of both the input waveforms. देखिए तकरीबन इस तरह की आपकी हाफ वेव रेक्टिफायर की इनपुट वेव थी, जिसमें से आधे टाइम को मैंने कहा पाई से मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, फिर आधी वेव को पाई से रिप्रेजेंट किया। एवरी हाफ साइकिल ऑफ द वेव आई हैव रिप्रेजेंटेड विथ अ पाई ड्यूरेशन, यानी क्योंकि आपके पास एक्स एक्सेस के पास जो आपके पास टाइम चल रहा है, तो मैंने कहा इतने ड्यूरेशन को मैं पाई का नाम दे रही हूँ। मैंने यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म बनाई है, ये वेव फॉर्म गलत वेव फॉर्म नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें यहाँ वी डी नॉट नहीं दिखाया, इसमें बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है। अगर मैं डायोड को आइडियल सपोज करती और मैं पूरी एनालिसिस करती ना, तो मेरी वेव फॉर्म कुछ इस तरह की आती कि पूरे पॉजिटिव साइकिल के अंदर डायोड ऑन रहता, क्योंकि आपको पता है आइडियल डायोड का कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता। तो अगर मैंने आइडियल की एनालिसिस की होती तो पूरे पॉजिटिव ड्यूरेशन के अंदर मेरा डायोड ऑन रहता और पूरे नेगेटिव के अंदर मेरा डायोड जो था वो ऑफ रहता, अगर मैंने आइडियल डायोड की अजम्पशन से यही हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट सॉल्व किया होता। इनफैक्ट मोस्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं हाफ वेव रेक्टिफायर को आइडियल डायोड के साथ भी एक्सप्लेन कर दूंगी। अच्छा, तो अगर आइडियल के साथ हमने किया होता तो एग्जैक्टली ये वाला ग्राफ बनता कि पूरे पॉजिटिव में डायोड ऑन होता, वी डी नॉट वगैरह का कोई चक्कर ना होता, और पूरे नेगेटिव साइकिल में डायोड ऑफ रहता, तो कुछ इस तरह की वेव बनती। इन दो वेव्स को कंपेयर करके बेसिकली हम देखना ये चाह रहे हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ बोथ दीज वेव फॉर्म्स एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म्स। मैंने आउटपुट की जो वेव है उसके भी आधे ड्यूरेशन को पाई टाइम का नाम दिया है।
सबसे पहली बात मुझे पता होना चाहिए कि अगर मुझे फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है देन आई कैन ऑलवेज डू इट बाय फाइंडिंग द टाइम पीरियड। अगर मुझे टाइम पीरियड पता चल जाता है तो मैं किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकती हूँ। टाइम पीरियड फाइंड करने का क्या तरीका है कि किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट कर दें वेव फॉर्म के ऊपर और इतना ड्यूरेशन कवर करें, इतना चलते जाएं कि वेव अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर, मैंने यहाँ से यहाँ तक पहुँची, कितना टाइम कवर हो गया? पाई टाइम कवर हो गया। यहाँ से आगे जाकर मैं मज़ीद आगे चलूँ, अभी तक नई नई वैल्यूज़ मिल रही हैं। यहाँ तक जब मैं पहुँची तो मज़ीद एक पाई टाइम कवर हो गया, लेकिन इस पॉइंट के बाद यही वैल्यूज़ दोबारा रिपीट हो रही हैं जो यहाँ से हो रही थी। तो इसका मतलब है मैंने एक साइकिल को ले लिया। एक साइकिल के अंदर कितना टाइम कंप्लीट हुआ? 2 पाई टाइम कंप्लीट हुआ। तो पता ये चला कि जितनी एक साइकिल ने ड्यूरेशन कवर किया वो उसका टाइम पीरियड था 2 पाई। Start from any point of the waveform and keep traveling unless the wave starts repeating itself like till here. 2 पाई का टाइम कवर हुआ, टाइम पीरियड इज 2 पाई। We will use the same logic for the output waveform and will try to find the time period of the output waveform. यहाँ से स्टार्ट किया, एक पाई ड्यूरेशन कवर किया, एक और पाई ड्यूरेशन कवर किया। अब यही चीज़ रिपीट हो रही है कि ये और ये, यानी कि एक फुल पैटर्न और एक ज़ीरो का पैटर्न। ये इस वेव फॉर्म का बेसिकली स्टाइल है ना, कि एक पल्स आए फिर एक ज़ीरो आए, फिर एक पल्स आए फिर एक ज़ीरो आए। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, नई वैल्यूज़ आई, यहाँ से यहाँ ही नई वैल्यूज़ आई, यहाँ आने के बाद यही पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो इस वेव फॉर्म का टाइम पीरियड भी कितना हुआ? इस वेव फॉर्म का टाइम पीरियड भी कितना हुआ? 2 पाई ही हुआ। सो नाउ आई कैन से कि जब इन दोनों वेव्स का टाइम पीरियड सेम है तो इन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी। तो अब आप जब ऑसिलोस्कोप की मदद से और फंक्शन जनरेटर की मदद से हाफ वेव रेक्टिफायर की लैब परफॉर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि जितनी फ्रीक्वेंसी आपने इनपुट वेव की दी होगी आउटपुट की एग्जैक्टली वही फ्रीक्वेंसी आ रही होगी। अगर आपने 50 हर्ट्ज इनपुट की फ्रीक्वेंसी दी होगी तो आप देखेंगे आउटपुट की फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज आ रही होगी। आपने इनपुट पे 100 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का सिग्नल दिया होगा, आउटपुट वेव की फ्रीक्वेंसी भी बिल्कुल 100 हर्ट्ज ही आ रही होगी, सेम आ रही होगी। क्यों? क्योंकि दोनों इनपुट और आउटपुट की वेव का जो टाइम पीरियड है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है। Okay students, please try to observe that we are still studying the half wave rectifier, and for this rectifier we will study peak inverse voltage. सबसे पहली बात, we need to recap some of the old concepts. As I told you that whenever we apply negative voltage on any diode, ये किसी डायोड का ग्राफ मैंने बनाया हुआ है। Whenever we apply negative voltage across any diode, ideally it should not conduct any current, लेकिन वो कुछ लीकेज करंट कंडक्ट कर रहा होता है। और चाहे मैं -1 दूँ, -2 दूँ, -3, -4, -5 कितना भी वोल्टेज देती जाऊँ, लीकेज करंट की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक कांस्टेंट लीकेज करंट डायोड से गुजरता रहता है और बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, जिसको हम ऑलमोस्ट ज़ीरो ही लेते हैं। लेकिन अगर हम इस नेगेटिव वोल्टेज को बढ़ाते चले जाएं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि डायोड ब्रेक डाउन में पहुंच जाता है और बहुत लार्ज रिवर्स करंट डायोड से फ्लो होना शुरू हो जाता है। ये पॉइंट, वो नेगेटिव वोल्टेज जिसके ऊपर ये ब्रेक डाउन आता है, इस वोल्टेज को ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं, VZ से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है कि ब्रेक डाउन वोल्टेज से बहुत करीब का वोल्टेज, ब्रेकडाउन के बिल्कुल करीब का वोल्टेज, कि वो लास्ट नेगेटिव वोल्टेज जो कि डायोड ने बर्दाश्त कर लिया हो और वो ब्रेकडाउन में ना गया हो, वो वोल्टेज कहलाता है पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है? वोल्टेज जस्ट बिफोर द ब्रेकडाउन वोल्टेज इज कॉल्ड एज द पीक इनवर्स वोल्टेज, यानी ब्रेकडाउन से बिल्कुल पहले वाला वो वोल्टेज कि जिस पे डायोड में ब्रेकडाउन ना आया हो, वो वोल्टेज पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाता है। अब ये रेक्टिफायर में कहाँ से आ गया?
अगर आप देखें तो रेक्टिफायर में आप लगा रहे हैं डायोड। अगर मैं डायोड के ऊपर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करूं और वो नेगेटिव वोल्टेज ऐसा हो कि उस नेगेटिव वोल्टेज सपोज करें इतना हो कि वो नेगेटिव वोल्टेज यहाँ तक का हो और पता चला कि नेगेटिव वोल्टेज से डायोड ब्रेकडाउन में चला गया, तो मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ ना कि जब इस डायोड के ऊपर हाफ वेव रेक्टिफायर में नेगेटिव वोल्टेज आई ये ऑफ हो। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ। लेकिन अगर वो डायोड उस नेगेटिव वोल्टेज पे जिस पे मैं एक्सपेक्ट करूँ कि वो ऑफ है वो ब्रेकडाउन में चला जाएगा, तो क्या वो ऑफ हो सकेगा? वो ऑफ तो नहीं हो सकेगा, उसमें से तो अच्छा खासा लार्ज करंट गुजर रहा होगा। तो अगर मुझे हाफ वेव रेक्टिफायर को ऑपरेशन करवाना है तो मुझे ऐसा डायोड यहाँ पे लगाना चाहिए ना कि जो कि जिसको कि मैं नेगेटिव वोल्टेज दूं तो वो ब्रेक डाउन के अंदर ना चला जाए, बल्कि वो नेगेटिव वोल्टेज दूं तो वो नेगेटिव वोल्टेज उसकी इस रेंज के अंदर लाए करता हो कि बहुत नेग्लिजिबल सा करंट हो कि मैं उस डायोड को ऑफ कंसिडर कर सकूं। तो इसलिए मुझे ये पता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में सप्लाई से जो वोल्टेजेस आ रहे हैं वो किसी देर के लिए पॉजिटिव भी होते हैं, वो कुछ देर के लिए नेगेटिव भी होते हैं। जिस वक्त वो नेगेटिव हों वो इतने नेगेटिव ना हो कि मेरे डायोड को ब्रेक डाउन में ले जाएं नेगेटिव वोल्टेज की एप्लीकेशन के दौरान। इसलिए मुझे ये बात पहले ही पता कर लेनी चाहिए कि यहाँ पर जो डायोड आके लगने वाला है इस पर कितना मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई हो रहा होगा जब ये यहाँ पे सर्किट में कनेक्ट होगा। मैं यहाँ पर जो भी डायोड लगाऊंगी मैं ऐसा डायोड लगाऊंगी जिसका जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होगा वो बहुत दूर होगा। मतलब मैं पहले ही ये पता लगा लूँगी कि यहाँ आके जो भी डायोड लगेगा उस पर नेगेटिव वोल्टेज कितना अप्लाई होने वाला है। हो सकता है -100, मैंने जो सप्लाई लगाई हो +100 -100 की लगाई हो सकता है -100 वोल्ट तक का वोल्टेज जो है वो इस डायोड पे अप्लाई हो रहा हो जब ये रिवर्स बाइज हो रहा है। तो मुझे सर्किट को अपने चेक करना है कि यहाँ जो भी डायोड आके लगने वाला है उस पर मैं अपने इस हाफ वेव रेक्टिफायर के सर्किट के हिसाब से कितना नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करने वाली हूँ। मैं ऐसा डायोड यहाँ लाके लगाऊं कि मैं उस पर जितना भी नेगेटिव वोल्टेज दूं वो ब्रेक डाउन में नहीं जाना चाहिए। वो उसका पीक इन्वर्स वोल्टेज और उसका ब्रेक डाउन वोल्टेज बहुत नेगेटिव होना चाहिए ताकि वो सेफली ऑपरेट कर सके यहाँ पर ब्रेक डाउन में जाए बगैर। तो अब मैं सबसे पहला काम क्या कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि ये डायोड जो मेरा सर्किट में लगा हुआ था वो ऑफ कब होता है। डायोड ऑफ उस वक्त होगा जब सप्लाई वोल्टेज से नेगेटिव वोल्टेज आ रहा हो। नेगेटिव वोल्टेज दिखाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने सप्लाई वोल्टेज की पोलैरिटी को यहाँ उल्टा किया हुआ है। आप देख सकते हैं रिवर्स द पोलैरिटी ऑफ द सप्लाई। मैंने इस टर्मिनल को नेगेटिव इस टर्मिनल को पॉजिटिव शो किया हुआ है टू इंडिकेट कि ये जो सप्लाई आ रही है ये एक नेगेटिव सप्लाई है, इस वक्त सप्लाई से नेगेटिव वोल्टेज आ रहे हैं। दूसरी बात ये कि जब आप पीक इन्वर्स वोल्टेज फाइंड कर रहे होते हैं कि डायोड के ऊपर कितना नेगेटिव वोल्टेज अपीयर होने वाला है सर्किट के ऊपर, तो हम हमेशा डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर नेगेटिव पोलैरिटी और नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर पॉजिटिव पोलैरिटी दिखाते हैं। ठीक है, दोबारा से देखें, व्हेन एवर वी ट्राई टू फाइंड कि इस डायोड के ऊपर सर्किट में कितना नेगेटिव वोल्टेज अपीयर होने वाला है, हम उस वोल्टेज का नाम देते हैं PIV। हम डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल पे नेगेटिव वोल्टेज और नेगेटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव वोल्टेज दिखाते हैं। सप्लाई को भी हम नेगेटिव दिखाते हैं क्योंकि मैं बताना चाह रही हूँ कि इस वक्त सप्लाई से नेगेटिव वेव आ रही है, जब भी तो ये डायोड ऑफ है। ये भी जो मैंने यहाँ माइनस और प्लस दिखाया वो यही दिखा रही हूँ कि ये जो डायोड है उस पर नेगेटिव वोल्टेज आ रहा है, जब भी तो ये डायोड ऑफ है। ये सारा काम मैं डायोड की रिवर्स बाइज स्टेट के लिए कर रही हूँ, व्हेन द सप्लाई वोल्टेज इज नेगेटिव। रजिस्टर की पोलैरिटी एज इट इज वहीं की वहीं रही, प्लस ऊपर माइनस नीचे। अब मेरे पास इन सब की पोलैरिटीज मौजूद हैं। इट इज़ टोटली अप टू मी कि मैं क्लॉकवाइज KVL लगाऊं या एंटी क्लॉकवाइज लगाऊं। चले, मैंने क्लॉकवाइज KVL लगाया। प्लस ऑफ VS
minus of PIV plus of V naught plus Vs minus PIV plus V naught plus Vs as it is, PIV माइनस में एज इट इज। V नॉट हमेशा किसके बराबर होता है? V नॉट हमेशा ID इंटू आर के बराबर होता है। ये भी मैंने लगा दिया। अब मुझे ज़रा ये बताएं कि मैं ये उस वक्त का इनपुट वोल्टेज देख रही हूँ जब के सप्लाई से नेगेटिव वोल्टेज आ रहा है। जब सप्लाई से नेगेटिव वोल्टेज आ रहा है तो क्या ये डायोड कोई करंट कंडक्ट कर रहा था? ये डायोड कोई करंट कंडक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप ये स्टेट डायोड की पहले स्टडी कर चुके हैं कि जब सप्लाई से नेगेटिव वोल्टेज आ रहा था डायोड को आपने ओपन सर्किट दिखाया था। ठीक है, मुझे उसी वक्त बेसिकली देख लेना चाहिए था कि जब ये डायोड अगर ओपन सर्किट है तो उस ओपन सर्किट पे कितना वोल्टेज आ रहा है। मैं यही चीज़ फाइंड करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने देखिए यहाँ इस सर्किट को यहाँ प्लेस भी कर दिया। ये जो डायोड ओपन सर्किट नज़र आ रहा है, मैं इसी चीज़ को स्टडी करी हूँ। मैंने यहाँ पिक्चर डायोड की बना दी और मैं ये बता रही हूँ कि ठीक है यहाँ नेगेटिव सप्लाई है, ये एक्चुअली में डायोड इंटरनली ओपन सर्किट है, ये वर्क नहीं कर रहा। क्योंकि मैं PIV फाइंड करी उस वक्त मैंने इसकी तस्वीर को मिटाया नहीं है। ठीक है, मैं अब देखना चाह रही हूँ कि ये जो डायोड है ये ऑफ है या देखना चाह रही हूँ कि इस पर कितना नेगेटिव वोल्टेज आ रहा है। तो V नॉट की जगह मैंने ID इंटू आर लिखा। चूंकि मुझे पता है कि ये डायोड ऑफ है तो ID इसका 0 हो गया। तो PIV की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू के बराबर आ गई। अगर सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू 1 है तो PIV की वैल्यू 1 होगी, सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू 2 है तो PIV की वैल्यू 2 होगी। यानी कि डायोड जो यहाँ पर लगा हुआ होगा उसके ऊपर उतना ही रिवर्स वोल्टेज आ रहा होगा जितनी सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू है। अगर आपकी सप्लाई वोल्टेज -10 की है तो PIV -10 है। अगर सप्लाई वोल्टेज जो है वो -20 है, PIV भी -20 है, एंड सो ऑन। दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट। अब मुझे पता चल गया कि अगर मेरी सप्लाई -5 वोल्ट की है तो मैं यहाँ पर जो डायोड है उस पर जो वोल्टेज अप्लाई होने वाला है वो -5 वोल्ट तक अप्लाई होने वाला है। मैं कोई ऐसा डायोड यहाँ लगाऊंगी कि जिसका जो PIV होगा या उसका जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होगा वो कम से कम -20 वोल्ट पे आ रहा हो। तो -5 के ऊपर वो बड़े आराम से रिवर्स बाइस रीजन में ऑफ रहेगा और उसमें से कोई करंट नहीं गुजर रहा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने ये फाइंड कर लिया कि डायोड के ऊपर इस सर्किट में जो वोल्टेज अप्लाई होने वाला है वो -5 तक अप्लाई होने वाला है। -5 तक मैं डायोड को ऑफ देखना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसा डायोड ख़रीद के यहाँ पे लगाऊंगी कि जिसका PIV या ब्रेक डाउन जो वोल्टेज है वो कम से कम -20 वोल्ट पे जाके उस पर ब्रेक डाउन आए और -5 वोल्ट के ऊपर वो फुल्ली ऑफ डायोड की तरह बिहेव करे। अगर मैं कोई ऐसा डायोड लगा दूँ कि जिसका ब्रेक डाउन वोल्टेज -5 पे आ रहा है तो मेरा डायोड ऑफ नहीं होगा बल्कि रिवर्स वाइज में जाके कंडक्शन शुरू कर देगा, विच आई डू नॉट वॉन्ट। ठीक है, लास्टली हम कुछ फीचर्स हैं रेक्टिफायर के जो हम इसको समराइज करते हैं रेक्टिफायर को, कि अपने रेक्टिफायर के अंदर जो डायोड आप लगा रहे हैं, आपने रेक्टिफायर का सर्किट डिज़ाइन किया, पता चला ±100 वोल्ट की सप्लाई लगाई, रजिस्टर 2 किलो ओम का लगाया, डायोड से करंट गुजर रहा है, पता चला 100 मिली एम्पेयर। जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। लेकिन आपने जो डायोड लगाया था उसकी कैपेसिटी थी कि अगर उसमें से 10 मिली एम्पेयर से ज़्यादा करंट गुजरेगा वो डायोड बर्न हो जाएगा। तो क्या होगा? आप 100 मिली एम्पेयर करंट गुजार रहे हैं, डायोड की एबिलिटी थी 10 मिली एम्पेयर करंट, डेफिनेटली डायोड बर्न हो जाएगा। तो डायोड जब आप अपने सर्किट में लगा रहे हैं ये देख कर चेक करके हमें लगाना है कि जो भी करंट आपके सर्किट से गुजरने वाला है, एक्सपेक्टेड करंट सपोज 10 मिली एम्पेयर है, तो ऐसा डायोड लगाइए कि जो 10 मिली एम्पेयर करंट को बर्दाश्त कर सकता हो। अगर आपके 100 मिली एम्पेयर आपके सर्किट से गुजरने वाला है तो ऐसा डायोड लगाइए जो 100 मिली एम्पेयर का करंट सस्टेन कर सकता हो, अदरवाइज जो डायोड है वो बर्न हो जाएगा। दूसरी बात, ये पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया है, ऐसा डायोड लगाइए कि जिसकी PIV की वैल्यू सूटेबल हो। ऐसा ना हो कि आप उस पर -5 नेगेटिव वोल्टेज दें और एक्सपेक्ट करें कि डायोड ऑफ होगा। वो ऑफ ना हो बल्कि वो उसका ब्रेकडाउन पॉइंट हो और वो रिवर्स बाइजिंग में भी कंडक्शन शुरू कर दे, तो डायोड आपको रिवर्स बाइज में ऑफ तो नहीं नज़र आएगा, वो तो ऑन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो PIV की वैल्यू चेक करके आपने लगाना है। मजीद ये कि अगर हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट को देखें वो कुछ ऐसा आउटपुट आ रहा है, इसमें पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा है फिर 0,
फिर पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा है, फिर ज़ीरो, फिर पॉजिटिव, फिर ज़ीरो। मुझे एंड में करना क्या है, मुझे इस वोल्टेज को बेसिकली डीसी में कन्वर्ट करना है ना। तो अगर मैं इस वेव फॉर्म को डीसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करती हूँ, जिसमें कुछ देर आउटपुट आता है फिर ज़ीरो आता है, कुछ देर आउटपुट आता है फिर ज़ीरो आता है, तो डेफिनेटली जब इससे मैं इक्विवेलेंट डीसी निकालूंगी उसकी वैल्यू कम आ रही होगी। अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि जिस ड्यूरेशन में यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है यहाँ पे भी कोई पॉजिटिव आउटपुट आना शुरू हो जाए, तो डेफिनेटली क्या होगा कि मैं जब उस वेव को इक्विवेलेंट डीसी उसका निकालूंगी तो डेफिनेटली वैल्यू ज़्यादा होगी। तो मुझे थोड़ा सा आइडिया ये हो रहा है कि अगर हाफ वेव रेक्टिफायर की वेव को कन्वर्ट करूं और इससे डीसी हासिल करना चाहूं तो डीसी कम आ रहा होगा, जबकि अगर कोई फुल वेव रेक्टिफायर होता उससे डीसी में हासिल करती तो वो वैल्यू ज़्यादा आती। तो पता ये चल रहा है कि एज कम्पेयर टू फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट दे ज़रूर रहा है लेकिन उसका इक्विवेलेंट डीसी यकीनन कम होगा एज कम्पेयर टू अ फुल वेव रेक्टिफायर। दोनों ही रेक्टिफिकेशन दे रहे हैं लेकिन हाफ वेव के आउटपुट की वैल्यू जो होगी इक्विवेलेंट डीसी की वो कम होगी। So here we are wrapping up the topic of half wave rectifier. Now we will be starting with full wave rectifiers.